स्ट्रॉन्ग एसिड्स में लिखेंगे एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, an acid which is completely ionized in water, an acid which is completely ionized in water and thus produces a large amount of hydrogen ions and thus produces a large amount of H plus ions and thus produces a large amount of H plus ions is called a strong acid. Is called a strong acid. Is called a strong acid. ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम जो डेफिनेशन बोली थी स्ट्रॉन्ग एसिड की, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बोला था, हमने ये करा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो थे और वीक एसिड, हमने ये बोला था कि जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, और मिनरल एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड्स, हमने लास्ट टाइम ये करा था। लेकिन अब जो मोर प्रिसाइज डेफिनेशन इसकी है स्ट्रॉन्ग एसिड की, वो ये है कि जो एसिड पूरी तरीके से एसिड विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, कि वाटर में मिक्स करने पर जो एसिड पूरी तरीके से आयनाइज हो जाए, मतलब पूरी तरह से टूट जाए और टूट के H प्लस आयंस में स्प्लिट हो जाए, H प्लस आयंस अलग और जो दूसरे आयंस है उसके जो दूसरा एनायन है वो अलग, तो जो टोटली आयनाइज हो जाए H प्लस आयन में उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल HCl, एग्जांपल है HCl। तो HCl जो है, HCl है आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हम ऐसे करेंगे HCl और यहाँ पर पानी में इसको घोल दिया, तो जब पानी में घोलते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो पानी में घोलते ही ये H प्लस आयंस अलग हो जाते हैं इसके, और Cl माइनस आयंस ये भी H प्लस आयंस है, ये दोनों ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जब पानी में घोलते ही किसी भी एसिड, कोई भी एसिड टोटली आयनाइज हो जाए H प्लस आयंस में, तो हम बोलेंगे कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन आप नोट करेंगे बेटा वीक एसिड्स की। वीक एसिड्स में नोट करेंगे एन एसिड व्हिच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर, एन एसिड an acid which is partially ionized in water, partially ionized in water and thus produces a small amount of H plus ions and thus produces an acid which is partially ionized in water and thus produces a small amount and thus produces a small amount of H plus ions, thus produces a small amount of H plus ions is called a weak acid. Is called a weak acid. Is called a weak acid. अब इसमें आप लिखेंगे एग्जांपल, एग्जांपल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है बेटा जो विनेगर में यूज होता है, ये होता है CH3COOH, CH3COOH। तो ये किस तरीके से होगा, ये देखिएगा, इसमें हम बोलेंगे
CH3COOH, और यहाँ पर जो एरो आपको बनाना है ना, वो एरो ऐसा नहीं बनाना सिंगल साइडेड एरो, जैसे यहाँ पर बनाया था सिंगल साइडेड एरो, ये नहीं बनाना। अब आप एरो बनाएंगे डबल साइडेड डबल एरोस। कैसे? एक एरो ऐसे और एक एरो इसके नीचे इस तरीके से, ठीक है? तो एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे, डबल साइडेड होगा। इधर लिखेंगे, इधर दिखाई नहीं देगा तो मैं नीचे लिख रहा हूँ उसको यहाँ पर, CH3COO माइनस, यहाँ लिखेंगे एक्वस प्लस H प्लस, और यहाँ लिखेंगे एक्वस। इसका मतलब क्या है कि ये आपका दो अलग अलग आयंस में डिवाइड हो गया, और H प्लस आयंस यहाँ पर लिबरेट हो तो रहे हैं, प्रोड्यूस हो तो रहे हैं, लेकिन बहुत कम हो रहे हैं, बहुत कम अमाउंट में। तो ये ज्यादा प्रॉपर डेफिनेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि जब उसको पानी में घोलते हैं, तो तब वो पूरी तरीके से H प्लस आयंस में अलग अलग टूट जाता है। और जब वीक एसिड को आयनाइज करने की कोशिश करते हैं, तो वो पूरी तरीके से H प्लस आयन में नहीं टूट पाता। फिर ये जो आपको एरो बनाकर दिखाया है, ये एरो है रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर अभी के अभी हम H प्लस और CH3CO माइनस कहीं और से लेकर, इस रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं और से लेकर अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, तो वापस से एसिटिक एसिड भी बन जाता है। ये वाला जो रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए हम बात करें कि कोई भी कार्बन कार्बन के किसी भी पीस की बात करें, तो जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का छोटा सा वुडन ब्लॉक भी होता है ना, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, तो दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। तो अगर मैं उस लकड़ी के टुकड़े को बर्न कर देता हूँ, आग में जला देता हूँ, तो क्या होता है कि एक जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट में एक तो रहता है ऐश, ऐश मतलब जो राख होती है उसकी, और दूसरा प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि जो वुड होती है वो भी कार्बन की ही बनी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में उड़ गई। अगर कोई आपसे ये कहे कि ये जो ऐश है, इस ऐश को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हवा में से निकाल कर वापस मिक्स करके वापस लकड़ी का वही टुकड़ा बना दो, तो आप कहोगे नहीं बन सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है? अगर मान लीजिए यहाँ पर जब मैं HCl की बात करता हूँ, तो इस सिंगल साइडेड एरो का मतलब ये है कि दिस रिएक्शन कांट बी रिवर्स्ड। अगर आप H प्लस और Cl माइनस को मिक्स कर दो, तो क्या वापस HCl बन जाएगा? तो हम ये कहेंगे दिस रिएक्शन इज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। लेकिन ये वाली रिएक्शन रिवर्स करी जा सकती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को रिवर्स करा नहीं जा सकता, वीक एसिड के रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी। ये करने के बाद में फिर मैं आपको तीन इसके इंपॉर्टेंट यूज बताता हूँ। आप हेडिंग डालेंगे यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री। यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री में क्या इसका यूज हो सकता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में। चलिए जी, एक चीज आप सभी बच्चों को बताता हूँ, हो सकता है आप में से ज्यादातर बच्चों को पता भी हो, थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहे हैं। इंडस्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में और फैक्ट्री में अंतर क्या होता है बताएंगे? किसी इंडस्ट्री में और फैक्ट्री में अंतर क्या होता है बताएंगे? बताइए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर किसी भी बच्चे को पता है तो बताइए, इंडस्ट्री में और फैक्ट्री में अंतर क्या होता है? चलिए, आप लोग नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है शायद आपको नहीं पता हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया हो लेकिन बता ना रहे हो। सुनिए, इंडस्ट्री क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मान लीजिए मुझे मुझे मान लो मोबाइल फोन खरीदना है। तो मोबाइल फोन खरीदने के लिए मैंने कहा कि चलिए मार्केट में देखता हूँ कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो एक कंपनी हो गई सैमसंग, सैमसंग का एक मोबाइल फोन आता है। एक हो गई LG, एक मोबाइल फोन LG का आता है। और इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि सैमसंग हो गया, LG हो गया, एप्पल हो गया, और कौन सा, चलिए कोई और, मोटोरोला। तो मान लीजिए कि ये चार कंपनीज हो गई, इन चार कंपनीज के मोबाइल फोन आते हैं। तो अगर हम ये कहेंगे कि हम ये देखना चाहते हैं कि मोटोरोला मोबाइल फोन बनता कहाँ पर है, तो हम मोटोरोला की फैक्ट्री में जाएंगे। एप्पल मोबाइल फोन जो है वो बनता कहाँ पर है, तो हम एप्पल की फैक्ट्री में जाएंगे। ठीक है? तो ये तो सारे अलग 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 कंपनीज हो गई, तो इनकी अलग 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 फैक्ट्रीज होंगी जहां पर मोबाइल फोन्स बनेंगे। लेकिन बेसिकली ये एक मेन इंडस्ट्री के अंडर में आती है, दिस इज
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये हो गया इंडस्ट्री, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर फैक्ट्रीज न जाने कितनी सारी हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जूते खरीदने हैं तो मैं ये कहूंगा कि रिलैक्सो के भी शूज आते हैं, एक्शन के भी शूज आते हैं, लिबर्टी के भी आते हैं, नाइकी के, एडिडास के, रीबॉक के। तो ये सारी बहुत अलग अलग कंपनीज हैं, इन सब की होंगी फैक्ट्री। लेकिन जो मेन इंडस्ट्री है जिसमें ये सारी चीजें आती हैं, दैट इज कॉल्ड शू इंडस्ट्री, जूता बनाने वाली इंडस्ट्री। तो वो सारी इंडस्ट्री में हो गई। सभी को मेरी बात समझ में आ गई? सभी को ये चीज क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। हालांकि इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था, पर ऐसी दिमाग में आया कि बता दूं आपको। चलिए, अब इसके 3 यूजेस लिखते हैं। पहला है H2SO4 का, लिखते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। H2SO4 is used is used in the manufacture of fertilizers in the manufacture of fertilizers, comma, paints, comma, dyes, comma, detergents, explosives and car batteries। तो H2SO4 जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड किस किस इंडस्ट्री में इसका यूज होएगा आप ये खुद ही समझ सकते हैं। फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आती है, पेंट्स बनाने में, डाई बनाने में काम आता है, डाई जो बालों में हेयर डाई लगाते हैं, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोसिव्स एंड कार बैटरीज। ठीक, तो ये सारी चीजें, कार बैटरीज के अंदर भी आप जानते होंगे कि एक एसिड डलता है, तो दैट एसिड इज H2SO4। सेकंड देखेंगे, दूसरा जो मिनरल एसिड है HNO3। मिनरल एसिड कौन से होते हैं? वो एसिड दैट ऑल दोज एसिड्स विद दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, जिसको हमें इंडस्ट्री में बनाते हैं या जिसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। फिर अगला लिखेंगे, नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, is used for making fertilizers like ammonium nitrate, fertilizers like ये शायद ना लिख पाओ, अमोनियम नाइट्रेट लिख लो, like ammonium nitrate, comma, explosives, like TNT, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। ठीक है, ये एक्सप्लोसिव्स कौन से होते हैं? कई बार क्या है कि जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि मेट्रो बन रही है, जगह जगह मेट्रो बन रही है, दिल्ली में बन रही है, यूपी में बन रही है, और अलग अलग इंडिया के स्टेट्स में मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत लोग रहते हैं वहां पर। कहीं पर मार्केट है, कहीं पर लोगों के घर बने हुए हैं, लेकिन वो कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है कि हमको उसी एरिया में से मेट्रो ट्रेन निकालनी है। तो हम किसी के घर के ऊपर से तो मेट्रो निकाल नहीं सकते। सड़क होगी तो सड़क के ऊपर से तो निकाल सकती है गवर्नमेंट, लेकिन किसी के घर के ऊपर मेट्रो का पिलर बनाना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इन केसेस में, ऐसे केसेस में गवर्नमेंट क्या करती है कि एक टनल बनाती है। टनल मतलब अंडरग्राउंड मेट्रो, तो जमीन के अंदर अंदर। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं दिल्ली में चांदनी चौक बहुत बिजी एरिया है, लेकिन वहां पर दिल्ली के चांदनी चौक का भी एक मेट्रो स्टेशन है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता कहाँ पर है। वो कहाँ है? वो जमीन के अंदर है, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। तो वो जो ये अंडरग्राउंड मेट्रो का जो वर्क चल रहा है, उसमें क्या होता है
उसमें कई बार जमीन के नीचे बहुत हार्ड हार्ड रॉक्स होती हैं, बहुत हैवी हैवी रॉक्स होती हैं, जिसको हम बड़ी से बड़ी मशीन से भी ड्रिल नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करा जाता है, उस केस में एक्सप्लोसिव्स का यूज करा जाता है, यानी कि बम ब्लास्ट किया जाता है, धमाका किया जाता है। इसी तरीके से पहाड़ों पर जब सड़कें बनाई जाती हैं तब भी बम ब्लास्ट किया जाता है, धमाका किया जाता है, ताकि वो चट्टान जो है, वो जो रॉक है, वो उस एक्सप्लोसिव के धमाके से क्रैक आ जाए उसके अंदर या टूट जाए, ताकि हम फिर दूसरी जो ड्रिलिंग मशीन है उस ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करके उसको निकाल सकें, एरिया बना सकें, और वहां पर मेट्रो का जो रेल है, जो उसकी प्लेटफॉर्म है, वो पूरा प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो ये वो वाले एक्सप्लोसिव हो गए। ये वो वाले एक्सप्लोसिव नहीं है जिससे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, वो बॉम्ब, ये वो वाले एक्सप्लोसिव है जिससे कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव काम किया जाता है। तो इसको कहते हैं ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। तो ये बनाने में HNO3 का यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड है HCl। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स। HCl is used for removing oxide films from steel objects. HCl is used for removing oxide films from steel objects and for removing scale deposits and for removing scale deposits from inside the boilers. From inside the boilers. उसमें एक चीज और लिखेंगे, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन टेक्सटाइल, फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज। इट इज also used in dye stuffs, dye stuffs, textile, food and leather, टेक्सटाइल, फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ पर भी इसका यूज होता है। तो देखिए क्या है कि ये जो है HCl is used for removing oxide films from steel objects. Steel objects, जैसे आपने अगर नोटिस करा हो कि जैसे किसी शादी या पार्टी में जाते हैं तो वहां पर एक क्यूबॉइड की शेप का एक बड़ा सा बॉक्स रखा रहता है, जिसको आप कॉफी वेंडिंग मशीन बोलते हैं। उसमें से कॉफी निकलती है, तो वो उसके अंदर एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर वो दूध, कॉफी, चीनी वगैरह ये सब कुछ डाल देते हैं, और उसमें एक बहुत बारीक सा, बहुत पतला सा पाइप होता है, स्टील का पाइप होता है, वो ऐसे जाकर और ऐसे घूम घूम कर नीचे आ जाता है, और उसके नीचे वो मग या ग्लास वगैरह लगाकर और कॉफी सर्व करते हैं। तो वो जो बिल्कुल बारीक सा नोजल है, तो उसमें एक बार कॉफी बनाई, 2 बार बनाई, 3 बार बनाई, 10 बार बनाई, तो वो गंदा भी तो होता है। तो वो जो उसके जो नोजल है, नोजल के अंदर जो कॉफी के छोटे छोटे डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं, या मिल्क के छोटे छोटे डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं, उसको साफ कैसे किया जाता हो। अब आप सोचिएगा कि जैसे बर्तन साफ किए जाते हैं, आप सोचो कि उसमें विम बार लगाकर और उसको आप चमकाओ, पूरा कायदे से चमका तो सकते नहीं, क्योंकि वो इतना बारीक सा पाइप होता है जो ऐसे जाकर और ऐसे मुड़कर आगे आ रहा होता है। तो उसके अंदर कहीं पर हाथ वगैरह करने का या ब्रश भी घुसाने की जगह नहीं होती, उसमें वो इतना बारीक होता है। लेकिन उसके अंदर भी तो गंदगी जमा हो जाती है ना, कोई चीज बार बार उसमें से निकलेगी तो गंदा हो जाएगा। तो उसको साफ किस तरह से करा जाता है, उसके अंदर बड़े हाई प्रेशर से HCl को पास किया जाता है। तो HCl की ये प्रॉपर्टी होती है कि स्टील के अंदर अगर किसी भी तरीके का कोई डिपॉजिट है, किसी भी तरीके का कोई फूड स्टफ उस पर डिपॉजिट हो रखा है, या कॉफी जमा हो रखी है, या मिल्क जमा हो गया उस पर,
तो कैसा भी कोई फूड स्टफ हो तो उसको बिल्कुल साफ करता हुआ और स्टील को बिना खराब करे हुए उसको साफ करता हुआ HCl निकल जाता है। The same application of HCl is like this. It is used for removing steel deposits from inside the boilers. तो boilers क्या होते हैं? कभी भी अगर आपने कोई पेपर मिल देखी हो जहां पर पेपर बनते हैं, या फिर आपने कोई बड़ी शुगर मिल, पेपर मिल तो यहाँ पर आसपास नहीं है तो आपने नहीं देखी होगी, शुगर मिल जरूर देखी होगी आपने। शुगर मिल काफी है यहाँ गाजियाबाद में, आसपास काफी है। तो शुगर मिल जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, और वो बॉयलर्स आपको दूर से दिखाई दे जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनकी चिमनी होती है। तो उस चिमनी में से जब धुआं निकलता रहता है लगातार, तो उसके कॉर्नर्स पर भी कुछ ना कुछ जमा हो जाता है, कुछ गंदगी जमा हो जाती है। उस गंदगी को साफ करने के लिए कोई इंसान तो वहां जाएगा नहीं, इतने बड़े बड़े बॉयलर है उसके अंदर, तो वो आदमी जाएगा नहीं, मर जाएगा बेचारा। तो उसको किस तरह से साफ किया जाता है, उसमें भी मशीन की हेल्प से उसमें बहुत तेज स्पीड के साथ में उस पर HCl जो है, कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट, नहीं तो लोग मर जाएंगे जहां भी वो गिरेगा। तो डाइल्यूट HCl को बहुत तेज स्पीड से उसके ऊपर डाला जाता है, और जब वो बहुत तेज स्पीड से डालते हैं तो जहां जहां पर HCl डलता जाता है वहां वहां पर वो पूरा साफ सफाई करता चला जाता है। तो लगभग लगभग 10 से 15 दिन के अंदर पीरियोडिक मेंटेनेंस जो होता है मशीन्स का, उन मशीन्स की सफाई इसी तरीके से होती है। तो HCl का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी, उसमें बहुत ज्यादा है। उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज इन डाई स्टफ्स। तो बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि ये वाला भी H2SO4 भी, HNO3 भी और HCl, ये तीनों ही जो है ये डाई बनाने में काम आते हैं, जो बालों में लगाने वाली डाई होती है। ठीक है, और इसीलिए आपने सुना भी होगा, काफी लोग बोलते भी हैं कि बालों में ज्यादा डाई या कलर वगैरह नहीं लगाने चाहिए, वो बाल खराब हो जाते हैं। उसका रीजन ही ये है कि एक्चुअली वो बनते ही एसिड से, वो एसिड से बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को, आपके बालों को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। इस वजह से कहा जाता है कि डाई वगैरह ज्यादा यूज नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, इट इज ऑल्सो यूज इन डाई स्टफ्स, टेक्सटाइल, फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज। ठीक, तो ये डाई वाला जो है, ये आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ, आजकल एक नया ट्रेंड चल रखा है ना, कि कोई सफेद बाल करवा लेता है, कोई पीले करवा लेता है, कोई नीले, लाल, अलग अलग रंगों के बाल जो है बहुत कम कम एज के बच्चे करवा लेते हैं। तो उससे कुल मिलाकर बाल खराब होते हैं और आप लगते भी जोकर के जैसे हो। ठीक है, तो उस चीज के लिए बता रहा हूँ कि वो आपकी स्किन के लिए भी, आपके बालों के लिए भी, और आपका जो शक्ल दिखाई देती है उसके लिए भी, वो तीनों के लिए हार्मफुल है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा उस चीज का, साइंटिफिकली बता रहा हूँ उस चीज को। ठीक, अच्छा बेटा 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में कंटिन्यू कर रहा हूँ, बस 1 मिनट वेट करिए सभी बच्चे प्लीज। चलिए, इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन नोट करेंगे, इक्वल लेंथ्स ऑफ इस तरफ लिख रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखेंगे, equal lengths of magnesium ribbons are taken in magnesium ribbons are equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tubes A and B, are taken in test tubes A and B, full stop. Hydrochloric acid is added to test tube A. Hydrochloric acid is added to hydrochloric acid is added to test tube A, while acetic acid, while
acetic acid is added to test tube B is added to test tube B. Full stop. In which test tube will the fizzing occur more vigorously? In which test tube in which test tube will the fizzing occur more vigorously? Will the fizzing occur more vigorously and why? फिजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज जल रही हो और जलने से उसके अंदर बहुत सारा बुलबुले और झाग वगैरह वो सब निकल रहे हो, तो कौन सी टेस्ट ट्यूब में ज्यादा फिजिंग होगी? आप ये जानते हैं इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का मतलब ये है कि मैग्नीशियम को जैसे कि बारीक बारीक रिबन होता है, तो बारीक हमने मैग्नीशियम ले लिया, तो मैग्नीशियम एक मेटल होता है, हम जानते हैं। हमने दोबारा ये मैं आपको बताता हूँ कि जो मैग्नीशियम है या कोई भी एलिमेंट है उसको मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैग्नीशियम या कोई भी मेटल, उसको मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। किसी भी एलिमेंट को हम कैसे बता सकते हैं? वो ये तरीका होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं, तो उसमें अगर वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है का मतलब ये है कि वो कैटायन बनाता है, तो वो सारा वो क्या होता है, वो एक मेटल होता है। ठीक है। और मेटल जो है वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमने जिंक का केस देखा था कि जिंक का जब हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया था, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी। तो हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हुई थी वो कब होती है? जब एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम है, तो एक टेस्ट ट्यूब ए में भी मैग्नीशियम, टेस्ट ट्यूब बी में भी मैग्नीशियम। पहले में मैं HCl डालता हूँ और दूसरे में मैं एसिटिक एसिड, जो कि सिरका होता है, विनेगर होता है, वो डालता हूँ। तो दोनों में से फिजिक किसमें ज्यादा तेज होगी? फिजिक मतलब वो जो बुलबुले उठते हैं वो जल्दी किसमें उसे उठेंगे, ज्यादा किसमें उठेंगे? वो उठेंगे HCl के केस में। तो आप यहाँ पर ये लिख देंगे कि फिजिंग will appear more vigorously. Fizzing will appear more vigorously test tube in test tube A containing HCl because it is a strong acid and hence liberate more number of hydrogen ions, hydrogen ion यानी कि H plus ions, more number of H plus ions। तो इस वजह से HCl के केस में ज्यादा तेजी से, ज्यादा विगरसली जो फिजिंग है वो होगी। उसके बाद बेटा ये एसिड्स हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेसिस। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे बेसिस। तो मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से। बताइए बेटा यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? आदित्य, अक्षत, देवांशी, ध्रुव, यस गरिमा, सर। यस सर। यस सर। इंदर, यस सर। सर। इशिता, न्यासा, प्राजक्ता, सभी को क्लियर है? पावनी, यस सर। सक्षा, विदिशा? क्लियर सर। चलिए जी ठीक है। अब ये मिटा रहा हूँ। हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है बेसिस। और अगर हमने एसिड्स को समझ लिया है तो फिर बेसिस हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिस की प्रॉपर्टीज भी उतनी लेंथी नहीं है जितनी एसिड्स की थी।
तो ज्यादातर हम ये बोलते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर मुझे हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाए, यानी कि OH मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि बेस जो है, बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हेडिंग डालेंगे बेसिस। द सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंसेस the solutions of substances like caustic soda, lime, and washing soda, like caustic soda, lime, and washing soda are bitter in taste and soapy to touch. Are bitter in taste and soapy. Soapy का मतलब ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा, स्लिपरी। एंड सोपी टू टच। तो क्या होता है कि जैसे हमने एसिड को पढ़ने से पहले बिल्कुल शुरुआत में जब हमने एसिड की प्रॉपर्टी देखी थी, तो एसिड की हमने सबसे एक इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी देखी थी वो ये थी कि एसिड्स जो हैं वो खट्टे होते हैं। एसिड्स जो हैं दे आर सोर इन टेस्ट। तो इसी तरीके से जो बेसिस है, बेसिस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि बेसिस को अगर हम टच करते हैं ना, तो वो थोड़े चिकने चिकने से लगते हैं, है ना। जैसे कि साबुन को टच करते हैं तो साबुन जो है वो थोड़ा सा चिकना चिकना सा होता है। तो उसी तरीके से जो बेसेस हैं वो भी थोड़े से स्लिपरी होते हैं, स्लिपरी टू टच। और जो अगर हम उनको टेस्ट करने की कोशिश करें तो वो थोड़े कड़वे होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज सभी बच्चे वॉशरूम में जाकर जो है वो साबुन टेस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये मतलब ठीक है, करा जा सकता है, पर मत करना, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ठीक। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि जितने भी बेसिस होते हैं, बेसिस दे आर स्लिपरी टू टच एंड दे आर बिटर इन टेस्ट। उनका टेस्ट जो है वो कड़वा होता है। अच्छा, तो आप लिखें दे आर कॉल्ड बेसिस, दे आर कॉल्ड बेसिस एंड दे आर केमिकल opposites of they are called bases and they are chemical opposites of acids। कि वो एसिड्स की तरह जैसे एसिड काम करते हैं, वो एसिड के केमिकल अपोजिट होते हैं, एसिड्स के बिल्कुल उल्टी तरीके से वो काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे ऑल दोज एसिड, ऑल दोज बेसेस all those bases which are soluble in water, all those bases which are soluble in water are called alkalis। जितने भी बेसेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, उनको हम बोल देते हैं बेटा एल्कलीज, ठीक। तो एल्कलीज जो है, एल्कलीज भी बेसिस ही होते हैं, बस एक अंतर होता है कि ज्यादातर जो बेसिस हैं वो पानी में घुल जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिस ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलते, तो उनको तो हम बोलेंगे बेसिस। और जितने भी जो बेसिस हैं जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम बोल देंगे एल्कलीज, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बेसिस की डेफिनेशन। उसके बाद आप हेडिंग एक्सक्यूज मी डालेंगे। सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर जो पान मतलब वाटर में आसानी से मिक्स हो जाए वो बेसिस।
नहीं नहीं, जो पानी में मिक्स हो जाए उनको बोलते हैं एल्कलीज। जो पानी में जो बेसिस पानी में मिक्स हो जाते हैं उनको एल्कलीज बोलते हैं, और जो बेसिस पानी में मिक्स नहीं होते उनको सिर्फ बेसिस बोलते हैं। ओके सर। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, पहली प्रॉपर्टी, बेसिस हैव बिटर टेस्ट। बेसिस हैव बिटर टेस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी, दे आर SOAPY सोपी टू टच। दे आर सोपी टू टच। तीसरा है, bases turn red litmus to blue. Bases turn red litmus to blue. चौथा है, bases turn red litmus to blue। और चौथा लिखेंगे, bases conduct electricity in solution। Bases conduct electricity in solution। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, bases react with some metals to form hydrogen gas। Bases react with some metals to form hydrogen gas। जैसे हमने एसिड्स के केस में देखा था कि एसिड्स जो हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते ही करते थे और हाइड्रोजन गैस बना देते थे। लेकिन जो बेसिस हैं, बेसिस जो है वो सभी वो जैसे बेसिस है, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड्स जो थे वो सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते थे और हाइड्रोजन गैस बनाते थे। लेकिन जो बेसिस है वो कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और वो कुछ मेटल्स जो हैं उनमें आपको बस एक ही एग्जांपल याद रखना है। वही एग्जांपल अगर बेसिस में पूछा गया तो वही एग्जांपल पूछा जाएगा, उसके अलावा और कोई मेटल आपको याद नहीं रखना। ठीक है, तो केवल एक ही एग्जांपल आएगा इसमें, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, बस। एसिड के केस में तो कई आ सकते हैं क्योंकि एसिड तो सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं। लेकिन बेसिस जो है, बेसिस में सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल नोट कर लीजिए, जिंक का। तो यहाँ पर NaOH प्लस जिंक, NaOH सबसे ज्यादा कॉमनली, जैसे आपने ये नोटिस करा होगा कि जब हम एसिड्स के रिएक्शन की बात करते थे तो एसिड्स में सबसे ज्यादा कॉमनली जो हम एसिड को यूज करते थे ना रिएक्शंस में, वो हम यूज करते थे HCl को। इसी तरीके से अगर मैं बेसिस की बात करूंगा तो मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज बेस जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे घरों में भी मिलता है, कॉस्टिक सोडा। कौन सा होता है वो, जो आप विम बार यूज करते हैं ना, विम बार में आप सिर्फ और सिर्फ ये समझ लीजिए थोड़ी बहुत नींबू की फ्रेग्रेंस होती है उसके अंदर, और थोड़ा बहुत जो है वो कलर होता है। उसके अलावा
जो बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है वो कॉस्टिक सोडा से ही बनता है, इसीलिए थोड़ा सा साबुन लगाते ही आप देखेंगे बर्तन एकदम साफ हो जाते हैं। ठीक है। अगर आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि जो बर्तन धोने का साबुन है, अगर आप सोचें अगर आप सोचें कि सारे के सारे जो साबुन है वो एक जैसे ही होते हैं, तो कभी जो नहाने वाला साबुन है उससे बर्तन धोने की कोशिश करना, हो तो जाएंगे साफ लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन फिसलेगा बहुत। हाँ जी बताइए। फिसलेगा बहुत वो, काफी ज्यादा। नहीं समझ में नहीं आया मुझे। आई मीन वो सर बहुत ज्यादा स्लिपरी होगा। हाँ नहीं वो स्लिपरी होगा। और दूसरा जो है उसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर कास्टिक सोडा बहुत कम होता है। उसका रीजन क्या है कि जो बाथिंग सोप है, जो नहाने का साबुन है, वो हमारी स्किन के लिए बनाया गया है। हम स्किन पर बहुत हार्श साबुन यूज नहीं कर सकते, नहीं तो उससे स्किन हमारी खराब हो जाएगी। तो इस वजह से जो नहाने का साबुन है, नहाने के साबुन में कास्टिक सोडा होता ही नहीं है। और जो आपका ये बर्तन धोने वाला साबुन है उसमें सबसे ज्यादा कास्टिक सोडा होता है, क्योंकि उसमें घी और चिकनाई वाले जो बर्तन होते हैं उसको भी, ताकि वो फटाफट जल्दी से साफ कर दे, इस वजह से। तो वो जो कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा जो है उसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो NaOH हमारा सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड बेस है, NaOH प्लस जिंक। जिंक के साथ इसका रिएक्शन करा दिया तो ये बनेगा बेटा Na2ZnO2। Na2ZnO2 बिल्कुल अलग तरीके का प्रोडक्ट बनता है इसमें। इसको बोलते हैं बेटा सोडियम जिंकेट, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। और क्या लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस प्लस H2 गैस। ठीक। फिर चाहे तो इसको बैलेंस करने, इधर सोडियम के दो एटम हैं, इधर 2 लगा तो सोडियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के भी इधर दो हैं, इधर भी ऑक्सीजन के दो हैं, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के दो हैं, हाइड्रोजन के दो हैं, ठीक है। जिंक का एक है, इधर भी जिंक का एक है, तो ये फाइनली बैलेंस्ड है। तो बेसिस जैसे एसिड का होता है, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, एसिड्स रिएक्ट विद और मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से यहाँ पर आप कहेंगे बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। और केवल एक एग्जांपल इसमें करना है और कोई एग्जांपल नहीं करना। उसके बाद छठी प्रॉपर्टी, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स bases react with acids to form bases react with acids to form salt and water। ये तो वही वाली बात हो गई। ये तो वही वाली बात हो गई कि a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, तो b प्लस ए भी 4 ही होगा, एक ही बात है। हमने यही सेम प्रॉपर्टी तो एसिड्स में करी थी कि एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवा दिया जाए तो भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनता है। सिमिलरली उल्टा कर दो, बेस का रिएक्शन एसिड के साथ करा दो, तो बोलने का ही तो अलग अलग तरीका हो गया, बस बात तो एक ही है। समझ गए कि नहीं? बताइए जी, क्लियर है ना सभी को? यस सर। Yes, sir. ये बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अलग से इसमें, क्योंकि ये सेम वही प्रॉपर्टी है जो एसिड वाली प्रॉपर्टी है। HCl प्लस NaOH लिखो या NaOH प्लस HCl लिखो, बात तो एक ही है। एसिड प्लस बेस करोगे तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, तो सेम ही बात है। बेस प्लस एसिड करोगे तो भी सॉल्ट एंड वाटर। तो जो वहां नोट कर रहा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एक में H प्लस आयन होता है, एक में OH माइनस आयन होता है, सेम कहानी यहाँ पर। ठीक, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सेम प्रॉपर्टी है वही एसिड वाली। उसके बाद सातवीं प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी, सेवंथ प्रॉपर्टी है bases react with non-metal oxides to form salt and water। Bases react with non-metal oxides to form
bases react with non-metal oxides to form salt and water. अब देखिएगा नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो हैं वो तो हमारे क्या हो गए, वो तो सारे के सारे वो कार्बन डाइऑक्साइड, आपको याद होगा कि जब मैं मेटल ऑक्साइड की बात करता था तो हमने ये कहा था कि मेटल ऑक्साइड जो है वो भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। मतलब जब मैं एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराता था तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता था। तो जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड बिहेव करता है एक बेस की तरह, तभी तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर हो गया। इसी तरीके से बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, क्यों? क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, जो मेटल ऑक्साइड है वो तो करते हैं बेस की तरह बिहेव, नॉन जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, तभी तो एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ होकर सॉल्ट एंड वाटर बन जाता था। ठीक उसका उल्टा रिएक्शन है ये भी, अगर एसिड का वो रिएक्शन याद है तो ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो भाई यहाँ पर भी तो सॉल्ट एंड वाटर ही बन रहा था जब बेस किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, एसिड के साथ में। तो अब यहाँ पर भी देखिए सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, तो इसमें बेस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में। तो इसका मतलब जो हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड पूरी तरीके से एसिड की तरह ही बिहेव करता है। बताइए, क्लियर? क्लियर है सभी को, समझ में आ गया इतना? यस। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं इसका। CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ये आपका हो गया बेस, और इसमें आप नॉन मेटल ऑक्साइड ऐड कर दीजिए। मैं जानता हूं कि कार्बन एक नॉन मेटल होता है, तो इसको हमने ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट क्या बनेगा, CaCO3 प्लस वाटर H2O, CaCO3 प्लस H2O। बताइए जी, क्लियर है? सभी को क्लियर है, समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। ठीक है, चलिए यस। जी। तो बेसिस की प्रॉपर्टी जो है, बेसिस की प्रॉपर्टी बस यही थी। बेसिस की प्रॉपर्टी में कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि एसिड से ही रिलेटेड है वो और बहुत ही कम है उसमें पढ़ने के लिए। तो आप ये देखिए कि मैंने इसमें एक रिएक्शन आपको यहाँ कराया है, एक रिएक्शन यहाँ कराया है, और ये जो छठी वाली प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल सेम है जो एसिड प्लस बेस वाली थी। ठीक, तो वो बिल्कुल आपको एसिड बेस से कर लेना है जो एसिड बेस से हमने करा था। उसके अलावा बस इतनी ही इसकी प्रॉपर्टी थी। याद करिए, वहां पर भी 8 प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर 7 है। तो वहां पर जो 8वीं प्रॉपर्टी थी कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, यहाँ पर बेसिस का कुछ ऐसा लेना देना नहीं होता। बेसिस आर नॉट कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, तो बस बेटा इतना कर लीजिए, प्रॉपर्टीज ये कंप्लीट हो गई बेसिस की। बाकी जो है आगे का अगली क्लास में कराते हैं कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए जी, ओके।